नमस्कार। एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बदलापुर से विधायक, जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ एजेंडा था, क्या कुछ इस तरह की रणनीति थी जिसके चलते फिर से जनता ने इनको जनादेश दिया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या कुछ रणनीति रही जिसके चलते बदलापुर की जनता ने फिर से आपको भरोसे पर लिया? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य था गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अगर देखा जाए तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही थी किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं हो रही थी। जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ और सबका विकास, उस पर हमारी सरकार काम कर रही थी। और मैं यह समझता हूं कि गांव में किसी भी घर पे आप जाओगे, किसी न किसी योजना का लाभ हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ हर व्यक्ति पाया हुआ था। और मैं यह समझता हूं कि यह जो 2022 का चुनाव था ये सबसे हट के चुनाव था। ये पहला ऐसा चुनाव था जो कि जनता चुनाव लड़ रही थी। हम लोग तो सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में सिर्फ रैलियां, सभाएं, घर घर जाकर के जनसंपर्क करना, लोगों को योजनाओं को बताना, लेकिन उसके बाद भी मुझे जो मेरा अनुभव है, मैं जिस घर पे गया, जिस गांव में गया, हमारे बताने के पहले वहाँ की गरीब जनता ने बता रही है, भैया आप मोदी की पार्टी को, उन्होंने हमको राशन दिया है, उन्होंने हमको गैस चूल्हा दिया है, उन्होंने हमको किसान का सम्मान निधि दिया है, उन्होंने हमको पेंशन दिया है। तो कहने का मतलब योजनाएं जो है इतनी धरातल तक पहुंची थी कि जनता बोल रही थी। और मैं यह समझता हूं यह चुनाव जनता ने लड़ा है और आज जो विजय हुई है उत्तर प्रदेश की एक एक जन की हुई है। सर, आपके बगल की सीट है मुंगरा बादशाहपुर सीट, वहाँ पर जो है बहुत कम अंतर से जो है आप चुनाव डिफीट कर गए। किस तरह से देखते हैं वहाँ के जो विधायक पक्ष के लोग हैं, मतलब जो प्रत्याशी पक्ष के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि राज्यसभा सांसद ने जो है उस तरह से जो है चीज़ों को नहीं ट्रीट किया जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा। किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं? आपके नज़रिए में ये सीट जो आप डिफीट किए हैं, मुंगरा बादशाहपुर की सीट, उसके पीछे क्या कुछ कमियाँ रह गई थी? देखिए, मैं यह समझता हूं कि 2017 में भी लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत ही बड़ी लहर थी। और सीमा द्विवेदी जी बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है और मैं समझता हूं कि वो लगभग 3 बार 4 बार वो विधायक रही हैं। उनके पिताजी कई बार जिलाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के और उसके साथ साथ आज वो राज्यसभा में सांसद भी हैं। और मैं समझता हूं कि इतने बड़े पद पर रह कर के और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है। और 2017 में भी जब सीमा जी चुनाव लड़ी थी, इतनी लहर के बाद भी उस चुनाव नहीं जीत पाई। और जो हश्र 2017 में हुआ था, अगर मैं देखूं तो वही सेम हालात 2022 में हुए हैं। अगर 2017 में सीमा जी हारी तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा कई जगह हुआ, चाहे ब्राह्मण का वोटर्स हो, चाहे वो पटेल का वोटर्स हो, कई जगह बट गया। और 2022 का जो चुनाव हो उसमें भी अगर देखा जाए तो वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ। और मैं यह समझता हूं कि उसमें किसी को दोष देना कदापि उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं यह मानता हूं कि वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ और उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा वहाँ पर चुनाव हारना। और मैं समझता हूँ कि एक गलत हुआ वहाँ पर। वहाँ भाजपा की सरकार पिछली बार थी 17 से 22 तक, तब भी वहाँ विधायक नहीं बन पाए और 22 से 27 की सरकार आई तब भी वहाँ विधायक नहीं बन पाए। और मुझे लगता है कि वहाँ पे विधायक बनना चाहिए था, वहाँ पर अजय शंकर दुबे जी को जीतना चाहिए था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, हम किसी को इसमें दोष नहीं देना चाहेंगे। सर, इस बार क्या कुछ एजेंडा, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने ज़मीनी स्तर पर बदलापुर में बहुत से काम किए हैं। इस बार किन कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे? कौन से कार्य आपकी प्राथमिकता पर होंगे जिसके चलते बदलापुर का सर्वांगीण विकास हो सके?
देखिए, सबसे पहले तो हमने बदलापुर में जो 8-8 पुल स्वीकृत कराए हैं, कई सड़कें हमने स्वीकृत कराई हैं, आईटीआई फायर स्टेशन, बस स्टेशन है। हमारा तो प्रथम उद्देश्य रहेगा कि इनका कार्य जो है, लगभग कई का कार्य पूर्ण हो चुका है और कई का कार्य भी हमको शुरू करवाना है, कई का पूर्ण कराना है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जितने हमारे बदलापुर में स्वीकृत कार्य हैं उसको पूर्ण कराना, बदलापुर का चौमुखी विकास करना और हर घर को नल से जल पहुँचाना। जो एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर को नल से जल पहुंचाना। तो हमारा यह रहेगा कि हम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा और हर घर को जल ये पहुंचाने का हम काम करेंगे। और बदलापुर को, मैं चुनाव जब लड़ रहा था तब भी मैंने कहा था कि बदलापुर का संपूर्ण विकास हो गया है और सही और गोमती के मध्य में बदलापुर है और इसको जिला बनना चाहिए। और मैं इसकी मांग जो है विधानसभा के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बदलापुर को जिला बनाने की मांग करूंगा। महाराजगंज को और सिंघरामऊ को मैं नगर पंचायत बनाने की मांग करूंगा। और ये सब कुछ मांगे रहेंगी और साथ में एक अमूल का या पराग का प्लांट लगवाने की मेरी मांग रहेगी। और मैं समझता हूं कि ये प्रमुख कार्य अगर हो जाएंगे तो हमारा बदलापुर पूरी तरीके से और विकसित हो जाएगा। सर, युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो आपके ही विधानसभा के तमाम युवा जो है छोटी छोटी नौकरियों के लिए महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो प्रतिभा का पलायन हो, ये चीज़ तो जायज़ है, लेकिन छोटी छोटी नौकरियों के लिए पलायन करना, तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे आगे आने वाले 5 सालों में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बदलापुर ही नहीं, अपने पूरे जौनपुर जनपद के एक एक नौजवानों को आग्रह करना चाहूँगा और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तमाम रोज़गार हम गांव में भी कर सकते हैं और हम अपने आय को दुगना कर सकते हैं गांव में ही। लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मन में रहता है कि हम बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे। एक होता है नौजवान होने के बाद जब आदमी एक अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर एक ख्वाहिश रहता है कि मैं भी बड़े शहरों में जाऊं, बड़े महानगरों में जाऊं। और बड़े महानगरों में जाने के बाद मैं यह समझता हूं कि जो पैसा हमारे नौजवान महानगरों में कमाते हैं वो पैसा वो चाहें तो घर पे कमा सकते हैं। अभी मोदी जी ने अपने बनारस में, काशी में जो है बहुत बड़ा अमूल का प्लांट का जो है वहाँ पर शुभारंभ किया है। बहुत बड़े विस्तृत रूप में जो है वहाँ पर बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे नौजवान गौ पालन पर, पशुपालन पर ध्यान दें, आधुनिक खेती पर, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से खेतियाँ हो रही हैं। आप सोचो कि मैंने देखा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ बदलापुर में ही कई लोगों ने खेती किया है। हमारे मौर्य समाज के लोगों ने टमाटर, 1 बीघे में जितनी टमाटर की उत्पादन होती है उतना वो 1 बिस्सा में टमाटर उत्पादन कर रहे हैं। उनका सिस्टम है कि ज़मीन से वो एक बने के एक प्रकार से लकड़ी का खांचा बना करके फ्लोरिंग करके उन्होंने टमाटर की पैदावार 1 बीघे की पैदावार 1 बिस्से में कर दिया। आलू भी उसी तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लोग पैदा कर रहे हैं, सब्जियों का पैदावार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सब्जियों का मार्केट में रेट अच्छा है और फलों का अच्छा रेट है। और अगर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिसमें हमारी सरकार बहुत अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। हमारी सरकार स्प्रिंकलर सेट पर दे रही है, पाइप पर दे रही है, रोटावेटर पर दे रही है, सोलर पंप पे दे रही है। तमाम आधुनिक संयंत्र जो हमारी खेती में काम आते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडियां दे रही हैं। पशुपालन के लिए अगर कोई आगे आता है, डेयरी खोलने के लिए, उसमें भी हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। मिनी कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। छोटे छोटे उद्योग, कल कारखाने खोलने के लिए हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। रेड़ी, खुमचा, खुमची का जो व्यवसाय करते हैं छोटे छोटे व्यवसायिक, हर नगर पंचायत में उनको 10,000 फ्री में, 1 रुपया उनका कहीं कोई ब्याज नहीं लगेगा, 10 से लेके 50,000 रुपये तक उनको हमारी सरकार उनको सहायता कर रही है। तो कहने का मतलब पलायन नहीं करना चाहिए, हम गांव में वो काम कर सकते हैं। हम गांव में खेती बाड़ी के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोल करके, आप सोचो कि समूह की महिलाएं, हर गांव में आज समूह बन गया है। हमारी सरकार ने समूह को इतनी ताकत दे दिया कि समूह के माध्यम से राशन की दुकानें चल रही हैं। समूह के माध्यम से जो सामुदायिक शौचालय हैं उनका संचालन हो रहा है। समूह के माध्यम से जो है, जो बच्चों के जो स्कूल्स हैं उनके जो ड्रेस बनते हैं, उनकी ड्रेस की कई जगह सप्लाइयाँ हुई।
अब तो मान लीजिए गार्जियन के खाते में पैसा आने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारी सामाजिक कार्यों को समूह के माध्यम से कर रहे हैं। समूह को हम पैसा दे रहे हैं, हम समूह के उत्थान के लिए हम काफ़ी उनको अच्छा खासा उनकी मदद कर रहे हैं। आप सोचो, उसमें कई महिलाएं हैं जो अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, छोटे छोटे पर्स बना रही हैं, बच्चों के खिलौने बना रही हैं, तमाम ऐसे कार्य कर रही हैं। समूह की महिलाएं जो हैं अगरबत्ती बना रही हैं, तो उससे भी उनका आय हो रहा है। इसके साथ साथ कुम्हार चाक, इलेक्ट्रॉनिक हम चौक दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चौक के माध्यम से आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्लास्टिक के गिलास में पानी ना पीऊँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्लास्टिक में खाना ना खाऊं। तमाम कैंसर के रोग डॉक्टर खुलेआम कह रहे हैं कि जितने भी रोग आज हो रहे हैं कैंसर के, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो प्लास्टिक का है, उसका थर्माकोल है। थर्माकोल में या गर्म पानी हम प्लास्टिक में पीते हैं, प्लास्टिक गिलास में, उससे कैंसर का रोग होता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारी सरकार ने सब्सिडी दिया है। आप मिट्टी के बर्तन बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, बर्तन बनाओ, थर्मस बनाओ, जग बनाओ, ऐसे सुराही बनाओ, खिलौने बनाओ मिट्टी के। अब तो मिट्टी के पत्तल भी आने लगे, अब तो जो ढाक के पत्ते होते हैं उसका भी पत्तल आने लगा, लकड़ियों के बुरादे के पत्तल आने लगे, और सब पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, सब पर सब्सिडी दे रखी है। तो मेरा तो नौजवानों को आग्रह है कि आप सब लोग कहीं भी बाहर मत जाओ, आप अपने गांव में रहो, तमाम योजनाओं का लाभ लो। ना जानकारी हो तो मेरे कार्यालय पर आओ, मुझसे संपर्क करो। मैं सरकार की नौजवानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं को आपको बताऊंगा, उसका आप लाभ लो, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर पर रोजगार करो। हम ITI भी बनवा रहे हैं, हमारा ITI कंप्लीट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि हमारा सत्र भी चालू हो जाए, अगले वर्ष से हम सत्र भी चालू कर देंगे। उस ITI के माध्यम से आपको तमाम ट्रेडों में मैं आपको शिक्षा दिलवाऊंगा, बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में। हमको लग रहा है 5,000 रुपये में पूरा आपका कोर्स हो जाएगा। टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, कैमरा बनाना, गीजर बनाना, मोटर कार बनाना, गाड़ी बनाना, तमाम ट्रेडों में वहाँ पर बुनाई, कढ़ाई से, पेंटिंग से लेकर के तमाम ट्रेड में उनको शिक्षा मिलेगी। आप ज़रा सोचो, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी, उनको लेके जाएंगी, सर्विस देंगी। अगर नहीं भी कंपनी आती है तो कम से कम वो बच्चा जब हुनर सीख जाएगा तो किसी चट्टी चौराहे पे मोबाइल की, टीवी की, कंप्यूटर की दुकान खोल करके अपने परिवार का लालन पालन कर सकता है। तो ITI खोलने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हम रोजगार दे सकें। पराग का प्लांट खोलने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को रोजगार दे सकूं। तो मैं तो रोजगार के लिए काम कर रहा हूं। आगे भी मेरा काम रहेगा कि छोटी मोटी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ, कल कारखाने हमारे बदलापुर में खोल सकें। औद्योगिक के नाम हमारे यहाँ भूमि भी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है अपने यहाँ एक अच्छा उद्योग लगवाऊँ और नौजवानों को मैं रोजी रोटी दूँ, नौजवानों को कहीं बाहर न जाना पड़े। सर, आखिरी सवाल है हमारा, दोबारा आपसे, आपको जो है फिर से जनता ने जनादेश दिया है, इस बार क्या कुछ कयास लग रहे हैं? क्या आपको उम्मीदें हैं कि आपको कैबिनेट में जगह मिल पाएगी, या कोई महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय आपको मिल पाएगा जिसकी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भाजपा के सैनिक हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की देन है, मोदी जी, योगी जी की देन है। एक गांव गिरांव का लड़का आज जो है दूसरी बार विधायक बन गया है। तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का निशान पकड़ा करके मुझे दूसरी बार विधायक बनकर के जनता की सेवा का अवसर दिया। तो मेरे लिए, मैं इतने से ही संतुष्ट हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे लिए किया, मैं, मेरा परिवार जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी की आभारी रहेगी। और मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? विधायक बनने के लिए लोग तरसते हैं, और मुझे भाजपा ने जो है विश्वास करके मुझे 2-2 बार विधायक बनने का अवसर दिया। तो मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मेरी कोई कहीं किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी, हमारा संगठन जो निर्णय लेगी, जो आदेश करेगा, वो सर्वमान्य है। तो ये थे हमारे साथ बदलापुर विधानसभा के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के विकास के लिए पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध रहेंगे, और साथ ही साथ पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देगी आगे आने वाले 5 समय में वो पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।